નમસ્કાર દોસ્તો, તમામ ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના મારા યુવા સાથી મિત્રો, આપ સૌનું યુવા શક્તિ ફેસબુક લાઈવમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હું આપનો મિત્ર, આપનો યુવા સાથી હાર્दिक पटेल गुजरात थी। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका बंधु गुजरात से हार्दिक युवा शक्ति के इस फेसबुक लाइव में मैं आप लोगों के बीच में हूं और मैं पूरी भारतीय युवा कांग्रेस की टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत जल्द चुनाव का मौसम है, चुनावी तैयारी भी हो चुकी है और इस चुनावी प्रक्रिया में इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी की ताकत है तो वो है युवा की ताकत। और इसीलिए आज के इस फेसबुक के माध्यम से युवा शक्ति को जिंदाबाद करने के लिए, युवा शक्ति को मजबूत करने के लिए और युवा शक्ति को आगे बढ़ाना जो कांग्रेस पार्टी का मकसद है, इसी मुद्दे के साथ हम आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। सबसे पहला एक ही बात बताएंगे और एक ही बात कहेंगे कि हमारा देश, हमारे देश की जनता, हमारे देश के प्रमुख मुद्दे और इन सभी बातों पर भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। आज देश के जो हालात हैं, देश में जिस तरह से युवाओं के साथ मुश्किलें खड़ी है, उन मुश्किलों को खत्म करने के लिए, पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मैं 12 मार्च 2019 को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं। कई लोगों ने मुझे सवाल भी किए कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का कारण क्या है। लगभग 5 दिन तक मैंने ईमानदारी से लोगों को जवाब दिए। एक 25 साल का लड़का एक सामाजिक आंदोलन से उभरता है, लोगों के हित में काम करता है, वो अलग तरीके से कुछ भी कर सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्यों? मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। मैं काफी गौरव के साथ ही बात कर रहा हूं कि मैं उस कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ जिस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित नेहरू जी ने, सरदार साहब ने और पूज्य महात्मा गांधी ने किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए ईमानदारी से काम किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब ये देश आजाद हुआ और आज तक गांव-गांव तक कांग्रेस पार्टी ने विकास की नींव रखी है। और इन सारे मुद्दों के साथ मैं लाखों भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ये संवाद करने के लिए आया हूं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए आया हूं और आपके सवालों के जवाब बड़ी ईमानदारी से दूंगा। मैं गुजरात से जरूर हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। मैं गुजरात से जरूर हूं, लेकिन मैं पूज्य महात्मा गांधी और सरदार साहब की भूमि से हूं। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा और बिल्कुल सत्य बोलूंगा। झूठ बोलना हमारी फितरत नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं।
और जब पार्टी के युवा कार्यकर्ता ने कहा कि हार्दिक भाई आपको फेसबुक लाइव में युवाओं के सवालों के जवाब देने हैं, मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, मैं क्यों छुपाऊंगा, मैं क्यों भागूंगा, मैं बिल्कुल लोगों के साथ रहूंगा, लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। और दोस्तों, सवालों की शुरुआत कई लोगों से होनी शुरुआत हो गई है। मैं पहले भी माफी मांगूंगा कि शायद जल्द से जल्द सबके सवालों के जवाब न दे पाऊं, लेकिन सबके सवालों के जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। हमारे पहला सवाल नबील मलिक जी ने किया है कि हार्दिक भाई, आखिर एक कॉलेज जाने वाले साधारण गुजराती युवा को सड़कों पर उतरकर ताकतवर सत्ता को लड़ने की नौबत क्यों आ गई? ये गुजरात है, लड़ना तो पड़ेगा ही। ये देश है, लड़ना तो पड़ेगा ही। जिस तरह से शिक्षा खत्म होती जा रही है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि गुजरात की बात है। जिस तरह से शिक्षा खत्म होती जा रही है, जिस तरह से सरकारी स्कूल कॉलेज खत्म होते जा रहे हैं, जहां पर गुजरात मॉडल में रोजगार नहीं है, वहां पर मुझे लगा कि लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफी लोगों को डराने का, धमकाने का प्रयास किया। जो भी लोग आंदोलन करते थे उनको धमकाया, उनको जेल में डाला, गलत मुकदमे किए। मुझ पर भी 2 राजद्रोह के मुकदमे किए, मुझ पर भी 24 छोटे मोटे मुकदमे किए। लेकिन यहां के युवाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां की गरीब जनता के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ना जरूरी था। और इसीलिए दोस्तों, हमने भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। जब हमने शुरुआत की तो इस तरह से परेशान किया, इस तरह से हैरान किया कि लोग डर के मारे घर में बैठ जाए। लेकिन मैंने कहा कि हम उस हिंदुस्तान से आते हैं जिस हिंदुस्तान की ताकत, उस हिंदुस्तान की हिम्मत सुभाष चंद्र बोस से लेकर शहीद आलम भगत सिंह तक की है, पूज्य महात्मा गांधी, सरदार साहब और पंडित नेहरू तक की थी। तो मैंने माना कि मुझे इस भारत में रहना है तो सरकार की तानाशाहियों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और मैंने उस गुजरात में उन तानाशाही ताकतों के खिलाफ बोलने का फैसला किया था क्योंकि हमें जनता के मुद्दों की फिक्र थी। और इसीलिए हमने मोदी और अमित शाह जैसी, हिटलर जैसी ताकतों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। और आज भी लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे दूसरे एक दोस्त है दुर्गेश जी ने एक सवाल किया है कि आप एक आम परिवार से है, सत्ता में बैठे तानाशाह हुक्मरानों से लड़ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? दोस्तों, मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से इसीलिए देना है कि जब हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जब इस देश का कार्यभार संभाला था, देश के हित में बड़ी ईमानदारी से काम किया, और जब कुछ ताकतों ने इंदिरा जी की हत्या कर दी, तो क्या इंदिरा जी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा राजनीति में ना आए? नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने इस देश के लिए जान दी है तो मेरे परिवार का एक एक व्यक्ति इस देश के हित के लिए, इस देश की सेवा करेगा। इसीलिए राजीव जी ने राजनीति में आकर इस देश के लिए सेवा करने का फैसला किया। अगर राजीव जी डर गए होते कि नहीं नहीं मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, तो काफी कुछ हो सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी मम्मी ने इस देश के लिए काम किया है तो मैं भी इस देश के लिए काम करूंगा। और इसीलिए राजीव जी ने भी इस देश के लिए काम करने का फैसला किया और प्रधानमंत्री बने। तब भी कुछ गलत ताकतों ने यह फैसला किया कि इस देश में जो सही काम करेगा उसको हम जिंदा नहीं जीने देंगे। राजीव जी की भी हत्या कर दी गई। उनका रक्त इस भारत मां की मिट्टी में शामिल हो गया। तो क्या
राजीव जी के बाद उनका परिवार ये चाहता कि हम राजनीति में आए? नहीं आए, बिल्कुल नहीं। सोनिया जी ने भी चाहा, राहुल जी ने भी चाहा और प्रियंका जी ने भी चाहा कि नहीं, हम आएंगे राजनीति में और इस हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की सेवा करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। डर लगता है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जितना आप डरोगे इतना डराएगा ये लोग, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि तुम लोग इस देश की सेवा ना करो। ये लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में ना आए। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ की राजनीति सब हम लोगों की ही चले, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम राजनीति भी करेंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे। और इसीलिए डरने की बात नहीं है दोस्तों। मैं हिंदुस्तान के उन सभी नौजवानों को कहना चाहता हूं कि जितना आप डरोगे उतने ये लोग डराएंगे, जितना आप लोग चुप बैठोगे ये लोग उतना चुप बिठाने का प्रयास करेंगे। ये हिंदुस्तान है दोस्तों। यहां पर आप बोलोगे तो आपको देशद्रोही कहेंगे लोग, और नहीं बोलोगे ना तो गुंगा कहेंगे आपको। आपको फैसला करना है आपको क्या करना है। डर लगता है तो घर में बैठ जाओ। जो डरपोक है उसको इस हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं। यहां हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का बब्बर शेर की तरह, राहुल जी कहते हैं ना, बब्बर शेर की तरह लड़ना है। किसके लिए? हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना पड़ेगा। डरो मत दोस्तों, लड़ो, मजबूताई से लड़ना पड़ेगा। और जितना लड़ोगे उतना इस देश को फायदा होगा। अनिल वर्मा जी ने हमें सवाल किया है, हार्दिक भाई आपने कांग्रेस का ही हाथ क्यों थामा? क्या अंतर था बाकी पार्टियों और कांग्रेस के बीच में? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि मेरे पास दो पार्टियां थी गुजरात में, भाजपा और कांग्रेस। क्या मैं गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों के साथ बैठ जाऊं? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं। मैंने इसीलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के सामने लड़ाई छेड़ी थी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 3 गांव में भी बिजली नहीं थी। गरीबों का, किसानों का, युवाओं का गांव गांव जाके कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया है। और इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैंने कांग्रेस पार्टी का हाथ इसीलिए थामा है क्योंकि मुझे इस देश की, इस गुजरात की सेवा करनी है। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम लोग ईमानदारी से इस देश की जनता का काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जब पुलवामा में हमारे जवानों पर हमला किया गया तो एक पार्टी ऐसी थी, कांग्रेस पार्टी, जिसने कहा था कि हमारे सारे राजनीतिक कार्यक्रम बंद होंगे। और इस ईमानदारी के तहत, राहुल जी के इसी फैसले के तहत मैंने तय किया कि बिल्कुल ये देशभक्त पार्टी है, ईमानदारी से देश की जनता की सेवा करना चाहती है। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को दोस्तों ज्वाइन किया है। और आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेवा करने का बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। हमारे एक मित्र है, उन्होंने हमें सवाल किया है, रोहित डोगरा जी, आप इस बार लोकसभा में उम्मीदवार ना बन पाए, इसके लिए मोदी सरकार द्वारा कई कानूनी पेचों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या यह सच है? मुझे मेरे देश के न्यायतंत्र पर भरोसा है। जब 2 भाई लड़ते हैं ना तो वो कहते कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन पिछले 5 साल से सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो माहौल बना है, उस माहौल के बाद यह तय हो गया है कि कहीं ना कहीं गरीब लोगों का, इस देश की जनता का न्यायतंत्र पर से भरोसा कहीं ना कहीं उठ रहा है। मुझ पर जब 2 देशद्रोह के मुकदमे लगाए, क्या मैं आपको देशद्रोही लगता हूं? फिर भी मुझे परेशान करने का
काम किया। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भाजपा चाहती है कि हार्दिक पटेल चुनाव न लड़े। भाजपा चाहती है कि हार्दिक पटेल को हम जेल में डाल दें। भाजपा चाहती है कि हार्दिक पटेल को गलत मुकदमे में परेशान किया जाए, लेकिन वो नहीं जानते कि हम गुजरात की मिट्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे नहीं, हर संघर्ष का सामना ईमानदारी से करेंगे। नौजवान है, डर के चुप बैठने वाले हम नहीं हैं। हम गांधी को भी मानते हैं, सरदार को भी मानते हैं, नेहरू को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी हम मानते हैं। ये नौजवान है दोस्तों, लेकिन न्यायतंत्र पर भरोसा कर रहा हूं। न्यायतंत्र पर भरोसा करके बिल्कुल आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि न्यायतंत्र पर किसी भी प्रकार की चोट ना आए। और इसीलिए आज देश के अंदर संविधान के हित के लिए, संविधान के सम्मान में हर एक नौजवान, हर एक धर्म का व्यक्ति, हर एक भारतीय खड़ा है। आप चिंता ना करें, हिंदुस्तान के संविधान पर खतरा नहीं आने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर सके। और न्यायतंत्र पर हम भरोसा करेंगे, बिल्कुल न्यायतंत्र पर भरोसा स्थापित रखेंगे और किसी को भी ये हिम्मत नहीं करने देंगे कि न्यायतंत्र को खत्म कर सके। हमारे उद्धव भट्ट जी ने एक सवाल किया है कि मोदी और शाह मिलकर क्यों आपकी आवाज दबाना चाहते हैं। दोस्तों, मोदी जी और अमित शाह ने जो काम किया है ना गुजरात में, वो आवाज, गुजरात के जनता की आवाज वो नहीं चाहते कि गुजरात से बाहर चली जाए। मैं क्या बताऊं गुजरात के बारे में? क्या मैं गुजरात में जो गलत हो रहा है वो गलत बताऊं, या मैं गुजरात की हकीकत, वास्तविकता ना बताऊं? बिल्कुल नहीं। मैं गुजरात की जनता की चोट नहीं देना चाहता, गुजरात की जनता को चोट नहीं देना चाहता। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि आज गुजरात में 55 लाख युवा बेरोजगार हैं। आज हर दिन गुजरात में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। शिक्षा नहीं है, 2 लाख रुपए छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक की शिक्षा, सरकारी अस्पताल खत्म, सरकारी स्कूल कॉलेज खत्म, महिलाओं का सम्मान खत्म, महिलाओं की सुरक्षा खत्म, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था गुजरात में सब खत्म कर दिया है इन लोगों ने। और ये भाजपा गुजरात मॉडल के नाम पर देश की सत्ता हासिल कर चुकी है। जो भी बोलता था उसकी आवाज दबाई जाती थी। हम बोल रहे हैं 3.5 साल से, आज भी बोल रहे हैं और आने वाले दिन में भी बोलेंगे। हम चुप नहीं बैठे। बिल्कुल ये लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि सत्ता के गलियारों में जनता का दबदबा रहता है। सत्ता यूं फिसल जाती है जब जनता अपना पावर दिखाता है। सत्ता यूं हट जाती है जब जनता अपनी ताकत का एहसास कराता है। और 2019 का चुनाव किसी की आवाज नहीं दबने देगा, लड़ेगा 135 करोड़ हिंदुस्तानी। अगर जनता की आवाज दबाने का किसी ने भी प्रयास किया ना, तो दिल्ली की सरकार घर जाएगी, घर। और इसीलिए 2019 का चुनाव राहुल जी ने कहा है कि जनता की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, नौजवान उस सरकार का हिस्सा होंगे, किसानों की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। हमारे मनोज ताकमही जी ने बड़ा बेहतरीन सवाल कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीटकर मोदी जी ने दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा कर लिया, जबकि आज भी गुजरात के हालात बद से बदतर है।
एक युवा होने के नाते आप उस तथाकथित गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं? दिल्ली में जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री जी थी तो मेट्रो ट्रेन आ गई थी। आज भी गुजरात में मेट्रो ट्रेन नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए 6 किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन को चलती दिखा के चले गए मोदी जी। आज मेट्रो ट्रेन बंद पड़ी है। बारिश के पानी के संग्रह के लिए गुजरात में आज भी सौराष्ट्र में कोई व्यवस्था नहीं है। कुपोषित बच्चों की जान दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनकी मौत हो रही है, लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं है। भाजपा का मतलब होता है साइलेंट भ्रष्टाचार, साइलेंट करप्शन। गुजरात मॉडल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करने का काम किया। पिछले 9 साल से गुजरात में वाइब्रेंट समिट के नाम पर एक बिजनेस फेस्टिवल होता है। 85 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं, फिर भी गुजरात की जनता के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। पर डे, हर एक दिन 400 लड़कियां गुम हो रही है गुजरात में। ऑफिशियली डाटा है ये। बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मैं पूरे देश और युवाओं को कहना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल देखना है तो अहमदाबाद मत आइए, आदिवासी एरिया में चले जाइए, सौराष्ट्र के किसानों के गांव में चले जाइए, उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटन, राधनपुर, कच्छ में चले जाइए, अरवली डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। गुजरात मॉडल का मतलब होता है हर किसान, हर युवा सुरक्षित और सम्मान के साथ जी सके। जो सपना राहुल जी देख रहे हैं, जो सपना राहुल जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गुजरात मॉडल पूरी तरह से दोस्तों खोखला है, सूखा पड़ा हुआ है मेरे इस गुजरात में। युवा रोजगार के लिए इधर से इधर भटक रहा है। अगर सरकार कोई सरकारी भर्ती लाती भी है तो उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं। लाखों लाख युवाओं के भविष्य पर प्रश्नार्थ खड़ा हो जाता है। मैं विनती करता हूं हिंदुस्तान की जनता को कि गुजरात मॉडल गांव में जाकर देखिए, तब जाके गुजरात की सच्चाई आपको अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। प्रशांत मिश्रा जी ने हमें एक सवाल किया है, अपने संघर्ष के बीच में किन किन तकलीफों को झोला और कैसे पार किया। क्या जवाब दूं? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता दोस्तों। मैं अकेला नौजवान नहीं हूं, हजारों लोगों ने तकलीफों को सहन किया है। एक एक युवा पर 15-15 मुकदमे इन लोगों ने लगाए। मुझे 9 महीने जेल में रखा, 6 महीने गुजरात बाहर भेज दिया। एक 23 साल का उस समय का नौजवान को आज 25 का हुआ। पूरी तरह से परेशान, परिवार को परेशान, किराए पर मकान न दिलवाना, परिवार को भी जेल में डालना। लेकिन कहते हैं ना कि जनता जिसके साथ होती है ना, उसको डरने की जरूरत नहीं होती। गुजरात की जनता मेरे साथ थी। गुजरात की जनता ने मुझे बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया। और साथ ही साथ 12 मार्च 2019 के बाद जिस तरह से आप सभी नौजवानों का, आप सभी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिस तरह से साथ और सहयोग मिल रहा है, 100% हम गुजरात में और देश में
इन अत्याचारी और जुल्मशाही सरकारों के सामने लड़ेंगे। हमारे आर्यन गुप्ता जी ने कहा, एक युवा होने के नाते क्या अंतर देखते हैं आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के? पहला अंतर, राहुल जी झूठ नहीं बोलते। दूसरा अंतर, राहुल जी ईमानदार है। तीसरा अंतर, राहुल जी किसान और युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। चौथा अंतर, राहुल जी धर्म में और जात पात में नहीं मानते। पांचवा अंतर, राहुल जी सबसे बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त किस लिए है? क्योंकि उनका परिवार और वो इस देश की सेवा करते करते आज देश के मूल प्रश्नों के साथ खड़े हैं। राहुल जी अकेले काम कर रहे थे, साथ में प्रियंका जी भी आ गई कि नहीं, हम साथ मिलकर इस देश की सेवा करें। ये अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने तो सिर्फ और सिर्फ डराने का, धमकाने का काम किया है, जो राहुल जी नहीं करते। राहुल जी ने कहा कि अगली सरकार देश की जनता की होगी, किसानों की होगी, युवाओं की होगी। और मोदी जी कह रहे हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की होगी। बस ये फर्क है सबसे बड़ा। मानसी आर्या जी ने कहा है कि अक्सर कहा जाता है कि अच्छे युवा राजनीति में नहीं आते, लेकिन जब एक युवा राजनीति में आता है तो तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं एक बड़ी ईमानदारी से बोलूंगा, युवा हूं, नए भारत का युवा हूं, कुछ छुपाऊंगा नहीं और एक नेता और युवा नेता की तरह कोई बात नहीं करूंगा। हमारे देश की जनता की सोच हमें बदलनी पड़ेगी। लोग चाहते हैं कि युवा राजनीति में आए, लेकिन जब युवा राजनीति में आता है तो लोग ही सवाल खड़े करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि अच्छे युवा राजनीति में आए? क्या आप नहीं चाहते कि एक युवा राजनीति में आकर अच्छा काम करे? जब युवा राजनीति में आएगा तभी तो कुछ फायदा होगा जनता का, जनता की, देश की जनता का। और खासतौर पर 25-30 साल का लड़का जब राजनीति में आता है तो उसके सामने एक लंबा भविष्य है कि वो 30-35 साल तक देश की जनता की सेवा कर सकता है। इतिहास देख लीजिए, आज का इतिहास देख लीजिए ना, कि आज पार्लियामेंट की एवरेज एज, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी 56 ईयर है। 56 साल के सब लोग एवरेज निकालिए ना, यूथ है ही नहीं। और इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ूंगा। युवा के नाते मैंने ये फैसला किया कि मैं राहुल जी के नेतृत्व में, एक युवा नेतृत्व में अच्छा काम कर सकता हूं। और मैं हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को कहना चाहता हूं कि राजनीति में आए। आप देखिए कि आपके सामने कौन सी पार्टी ठीक है, आप देखिए कि ईमानदार आदमी कौन है, उसके साथ खड़े हो जाइए। राजनीति में आने का हर किसी को अधिकार है, क्यों नहीं आ सकते? और इसीलिए दोस्तों, राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आकर ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि एक आदमी नहीं चाहता कि युवा राजनीति में आए, वो है नरेंद्र मोदी जी। वो नहीं चाहते कि युवा राजनीति में आए, वो चाहते हैं कि राजनीति में युवा को स्थान नहीं होना चाहिए, बस हम लोगों का ही होनी चाहिए। और राहुल जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में और इस देश की राजनीति में युवाओं को महत्व दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा निर्णय राहुल जी ने भी लिया है। और इसीलिए एक जब सामान्य इंसान ये सोचता है कि मेरा नेता ऐसा है, मेरा ये युवा नेता ऐसा है, नहीं, उस पर भरोसा कीजिए। आप जब किसी उम्र लायक नेता पर भरोसा कर सकते हैं तो युवा पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? एक बार, 2 बार भरोसा कीजिए ना, बिल्कुल वो मजबूताई से लड़ेगा। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिम्मत से वो कहेगा कि जय हिंद, मैं इस भारत की सेवा के लिए आया हूं। बिल्कुल वो सेवा करेगा। युवाओं की इस राजनीति में बड़ी महत्व की भूमिका है। काजल रावत जी ने कहा है, देश का युवा नौकरी की बात न करे, इसीलिए उसको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से चौकीदार बनने के लिए प्रेरित। आखिरी नौकरियों की बात कब होगी?
पिछले 4.5 साल, 4.5 साल से इस देश में एक यूनिवर्सिटी खुली गई। उस यूनिवर्सिटी में देशभक्ति का और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है और उस यूनिवर्सिटी का चांसलर और कोई नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। आप लोग हमें राष्ट्रवाद का पाठ सिखाओगे क्या? आप लोगों ने हमारा इतिहास नहीं देखा क्या? आप लोग इस हिंदुस्तान का इतिहास नहीं समझते क्या? इस हिंदुस्तान का 135 करोड़ हर एक व्यक्ति, हर एक हिंदुस्तानी देशभक्त है और उसके पास देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने का मतलब होता है मां भारती के लाल का अपमान। आप 5 लोग ही देशभक्त हो क्या? आप ही राष्ट्रवाद का पाठ समझोगे क्या? नहीं, आप हमें राष्ट्रवाद का पाठ मत सिखाइए। हम हमारे परिवार से और आने वाली पीढ़ी तक ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम देशभक्त हैं और इसका सर्टिफिकेट हम लेने के लिए नहीं आएंगे किसी से। जब हम बच्चे थे ना, और जब हिंदुस्तानी जब बच्चा होता है हर एक व्यक्ति, और जब वो टीवी के अंदर जब जवानों को देख लेता है, आर्मी को देख लेता है ना, तो उसका खून खौल जाता है। अगर तिरंगा देख लेता है ना, तो उसका खून खौल जाता है, क्योंकि वो देशभक्त है। आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप करोगे, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करोगे, राहुल जी को बदनाम करोगे। अभी तक आपने त्याग की देवी ऐसी हमारी सानिया जी पर भी आपने काफी आरोप किए, उनको बदनाम करने का काम किया। हम राष्ट्रवादी है और इसका सर्टिफिकेट हम आपसे मांगते भी नहीं और आपको देना भी नहीं चाहते। दोस्तों, एक बात समझनी पड़ेगी हमको कि ये लोग मूल मुद्दों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश का युवा रोजगार मांग रहा है, आप उसको राष्ट्रवाद का पाठ सिखा रहे हो। आज देश का किसान कह रहा है कि मुझे फसल के सही दाम दो, आप उसको राष्ट्रवाद का पाठ सिखा रहे हो। आज देश की जनता कह रही है कि भाजपा जवानों के नाम पर राजनीति न करे, तो क्या आप उसको राष्ट्रवाद का पाठ सिखाओगे? बिल्कुल नहीं। मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दा मत भुलाइए। मुद्दा है 2 करोड़ रोजगार का, मुद्दा है स्वामीनाथन रिपोर्ट का, मुद्दा है पाकिस्तान के सामने लड़ने का, मुद्दा है फसल की दुगनी आय का, मुद्दा है प्रधानमंत्री फसल बीमा का, मुद्दा है 15 लाख रुपए का, मुद्दा है नीरव मोदी का, मुद्दा है विजय माल्या का, मेहुल चौकसी का। उनको वापस लाइए, दाऊद को वापस लाइए। आप हमें राष्ट्रवाद के पाठ सिखा रहे हैं। हमने पकड़ा था, हमारी सरकार ने पकड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा था आतंकवादी मसूद अजहर को, और आप उनको छोड़ आए थे, वहां जाके वापस छोड़ आए थे, और आप हमें सिखा रहे हैं राष्ट्रवाद। आप किसको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस को, सरदार साहब को, पंडित नेहरू जी को, पूज्य महात्मा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, इनको आप राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। अपना जान दे दी इस देश के वास्ते, और उस पार्टी का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता और इस देश का हर एक नौजवान, हर एक हिंदुस्तानी भारत में रहता है, और हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है। हम आपकी तरह कट्टर नहीं है। हम सभी को साथ लेकर इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, और इसीलिए मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दे मत भुलाइए। लक्ष्मी नेगी जी ने कहा, आप लगातार युवाओं के बीच सक्रिय रहते हैं। जमीनी स्तर पर युवाओं के बीच वर्तमान सरकार के प्रति कितना गुस्सा है? बहुत ज्यादा, जिसको हम तोल नहीं सकते। युवा सिर्फ 4 ही चीज बोल रहा है।
और आप भी मेरी इस बात से सहमत रहोगे। युवा कहता है कि आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल, युवा कहता है कि आपने कहा था कि अगर हमारे जवान का 1 सर जाएगा हम 10 सर लाएंगे। तीसरा, आपने पिछले 5 साल में कितनी IIT, IIM और विश्वविद्यालय बनाए वो आप हमें बताइए। और चौथा, 15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे? युवाओं में काफी गुस्सा है। इस तरह से राहुल जी ने युवाओं को वादा किया है कि हम युवाओं की सभी परेशानियों को दूर करेंगे। तब से युवा राहुल जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है और वो युवा चाहता है कि राहुल जी इस देश के अगले प्रधानमंत्री बने। और नौजवान गुजरात के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में मेहनत कर रहा है। 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता के लिए क्या क्या किया है, हर एक मुद्दा युवाओं के पास पहुंचा रहा है। और मैं सभी युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं कि गांव गांव जाइए। जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस जनता के लिए क्या क्या किया है, गांव गांव जाकर हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास झूठ का प्रचार नहीं है, हमारे पास तानाशाही वलन नहीं है। हमें घर घर जाना पड़ेगा और भाजपा की तानाशाही के खिलाफ हमें गांधीगिरी के मार्ग पर काम करना पड़ेगा। राकेश सिंह यादव जी ने हमें एक सवाल किया है कि राहुल गांधी जी द्वारा सत्ता में आते ही राइट टू हेल्थ का अधिकार देने की बात कही है, उसकी कितनी आवश्यकता है देश को? बहुत। हेल्थ, जब इंसान मजबूत होता है ना तो देश मजबूत होता है। जब इंसान अपने मनोबल से मजबूत होता है ना तो देश की ताकत ज्यादा बढ़ती है। अगर इंसान ही कमजोर हो जाएगा तो देश कैसे मजबूत हो पाएगा? और राहुल जी ने जो कहा है कि राइट टू हेल्थ बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं आपको एक चीज बताता हूं और गौर से सुनिएगा। गुजरात में लगभग 20 साल से ज्यादा समय हो गया भाजपा का राज है और गुजरात और बंबई अलग हुए 50 साल हो गए। लेकिन आज भी अहमदाबाद में 2 ही गवर्नमेंट अस्पताल है, तीसरी गवर्नमेंट अस्पताल नहीं बनी। भाजपा हेल्थ पर, शिक्षा पर काम ही नहीं कर रही। कुपोषित बच्चों की मौत हो रही है आदिवासी एरिया में, गरीब बच्चे मर रहे हैं। अगर बच्चा मर जाएगा, बड़ा नहीं होगा तो देश की सेवा कैसे कर सकेगा? और इसीलिए राहुल जी ने जो कहा है कि राइट टू हेल्थ, सभी की स्वास्थ्य चिकित्सा पर ध्यान देना पड़ेगा। और राहुल जी ने कहा है कि गांव गांव में हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा, हर बच्चे की हेल्थ को मजबूत बनाया जाएगा। और बिल्कुल उस मुहिम में मैं लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि इस मुहिम में हमें बिना सोचे समझे कूद जाना है। क्योंकि 135 करोड़ हिंदुस्तानी जब गर्व के साथ स्वास्थ्य मजबूत होगा ना, फिर हम कह सकते हैं कि मेरा भारत महान है। हमारे आरिफ हुसैन जी ने मुझे एक सवाल किया है कि हार्दिक, हम सब बचपन से एक कहावत सुनकर बड़े हुए, चोरी और सीना चोरी। राफेल घोटाले पर जांच कराने की जगह जिस तेजी से मोदी जी, मंत्रीगण और भाजपा अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सरासर सीना जोरी पर उतरा है? हमारे वहां एक कहावत है, उल्टा चोर कोटवाले को डांटे। मैंने देखा कल परसों से सब लोग अपने ट्विटर और फेसबुक आईडी पे आगे चौकीदार लिख रहे हैं। मुझे तो ऐसा था कि मोदी जी लिखेंगे कि चौकीदार, लेकिन सब लोगों ने लिख दिया चौकीदार। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे चौकीदार होने के बावजूद भी राफेल की फाइल चोरी कैसे हो गई?
नीरव मोदी कैसे भाग गया, मेहुल चौकसी कैसे भाग गया, इतने सारे चौकीदार होने के बावजूद भी बिना युद्ध हमारे देश के जवान शहीद कैसे हो गए। दोस्तों, चौकीदार ही चोर है, ये हकीकत है। और ऐसा बिल्कुल वाहियात बात, अब चौकीदार की बात कर रहे हो। अगर आप मुद्दों के साथ लड़ना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान की जनता को बताइए ना, आपने पिछले 5 साल में क्या क्या काम किया है। आपने पिछले 5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, आपने पिछले 5 साल में कितना काला धन वापिस लाए। आप बताइए ना, आपने 5 साल में क्या विकास के नाम की फॉर्मूला दिखाई है, बताइए ना क्या काम किया है। नहीं, लेकिन भाजपा तो मुद्दा ही भूलना चाहती है, भाजपा तो मुद्दा ही खत्म करना चाहती है। इसीलिए दोस्तों, हमें मुद्दों पे अड़े रहना है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, काला धन, इन सारे मुद्दों पर। हमारे एक विकास रिक्शा वाला जी ने हमें एक सवाल किया, केवल गुजरात में ही प्रचार करोगे या अन्य राज्यों में भी आओगे। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सेवक बना हुआ हूं, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सैनिक बनकर काम कर रहा हूं। अभी तक मैं पूरे देश में घूम रहा था, आने वाले दिनों में भी घूमूंगा। कांग्रेस पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देगी, बिल्कुल हम घूमेंगे, दौड़ेंगे और लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। युवा हूं, जितना आप लोगों के बीच में आऊंगा उतनी समस्याओं को समझ पाऊंगा और उन समस्याओं का समाधान जब 2019 में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम सरकार में वो समस्या देंगे और उसका समाधान दोस्तों निकालेंगे। आप बुलाओगे, हम आपके बीच में चले आएंगे। हालांकि ये हकीकत है कि हम ये नहीं कहेंगे कि मां गंगा ने मुझे बुलाया, हम ये कहेंगे हमें जनता ने कहा है और जनता के लिए हम काम करेंगे। अर्जुन ठाकुर ने हमें एक सवाल किया है, राइट टू हेल्थ का क्रांतिकारी अधिकार गरीबी में, बीमारी और लाचारी से लड़ने का कांग्रेस का अचूक हथियार बनेगा क्या। मैंने उसका जवाब बड़ी ईमानदारी से पहले भी दिया और अभी भी मैं वही बोल रहा हूं कि राइट टू हेल्थ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है और जब वो बूढ़ा बनता है तब तक उसका स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उनकी उस उम्र में अगर वो मजबूती से खड़ा रहेगा ना तो 100% वो इस देश की सेवा में पहले खड़ा रह जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, ये क्रांतिकारी निर्णय है। फराज साहब ने हमें सवाल किया है कि आजकल मोदी सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह की श्रेणी में आ चुका है, नौकरी कब मिलेगी का सवाल पूछने वाले करोड़ों युवा अब देशद्रोही बन चुके हैं। बिल्कुल, आप सवाल करोगे तो देशद्रोही और आप चुप रहेंगे तो आप गूंगे हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मैंने तो तय किया था कि मुझे सवाल पूछना है। अगर पढ़ा लिखा इंसान सवाल नहीं करेगा तो क्या अनपढ़ व्यक्ति सवाल करेगा। जब कॉलेज में पढ़ा हूं, मैंने कॉलेज खत्म की है और मेरे सामने कुछ अन्याय हो रहा है तो मैं सवाल करूंगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, हम सवाल करेंगे। और वो हमें अगर देशद्रोही कहते हैं, अगर वो हमें फांसी के फंदे पर चढ़ा लटका देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए 23 साल का भगत सिंह फांसी पे चढ़कर शहीद हो गया था ना। तो हम इस देश की जनता के हित के लिए सवाल कर कर अगर आप देशद्रोही कहोगे या हमें जेल में डाल दोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सही बोलना बगावत है तो 100% मैं बागी हूं। और मैं हर एक नौजवान को कहना चाहता हूं कि सरकार से सवाल करें, चुप मत बैठे, सरकार से सवाल करना पड़ेगा। देशद्रोही की श्रेणी में आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा संविधान मुझे जो कहता है वो मैं करूंगा। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जंतर मंतर पर संविधान की कॉपियां जलाई गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यह हमारे लिए दुख की बात है। और इसीलिए दोस्तों, मुझे लगता है
कि हमें सवाल करने पड़ेंगे और आप भी सवाल करें। इसीलिए एक और सवाल, चंद्रजीत सिंह, ऐसा माना जाता है कि लोहा ही लोहे को काटता है। क्या ये युवा गुजराती दूसरे गुजराती को दिल्ली की सत्ता में आने से रोक पाएगा? नहीं दोस्तों, ये अहंकार है। राहुल जी ने कहा है ना कि अहंकार ही आदमी को मार डालता है। रावण का भी अहंकार उसको मार डाला? बिल्कुल। मैं किसी को रोकने के लिए नहीं आया दोस्तों। राहुल जी ने जो कहा है कि हमें देश के संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, हमें किसी पार्टी से मुक्ति भारत नहीं चाहिए, हमें गरीबी से मुक्ति भारत चाहिए, हमें किसानों की आत्महत्या मुक्त भारत चाहिए, हमें मजबूत भारत चाहिए, बेरोजगारी मुक्त भारत चाहिए। और राहुल जी ने जो सपना देखा है, उस सपने का भारत हम बनाएंगे। देश की जनता झूठे लोगों को सत्ता से निकालेगी। देश की जनता तय करेगी किसको दिल्ली में बैठना है, किसको नहीं। देश की जनता सबसे महान है। लोकतंत्र में देश की जनता का पावर चलता है, तो देश की जनता तय करेगी कि उसको क्या फैसला करना है। और लोकतंत्र के इस पर्व में देश की जनता का हर एक फैसला माना जाता है। तो बिल्कुल हम तो लड़ेंगे। हमने तो गुजरात में लड़ना सीखा है, हम लड़े हैं। 3.5 साल से हम इनके सामने लड़ रहे हैं और 100% हम इनको सत्ता से हटाएंगे। गुजरात की 6 करोड़ की जनता तय कर लिया है कि मोदी जी को हटाना है। बिल्कुल हम हटाएंगे, तानाशाह को हटाएंगे, हिटलरों को हटाएंगे, जनता के खिलाफ रहने वाले लोगों को हटाएंगे। हमारे मुकीम खान जी ने एक सवाल हमें किया है कि किसानों को चुनाव से पहले 2000 रुपये देकर मोदी जी लालच में डाल रहे, पर कर्ज माफी क्यों नहीं करते, फसल का उचित दाम क्यों नहीं देते? तो भाई कर्ज माफी किसान की थोड़ी करेंगे ये लोग तो उद्योगपति की कर्ज माफी करेंगे, किसानों की कर्ज माफी करेंगे और किसान सुखी और समृद्ध हो जाएगा तो इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। आप जानते हैं कि अभी तक देश के अंदर किसानों की कर्ज माफी जिसने भी की है वो है कांग्रेस पार्टी। आप देख लीजिए, पंजाब में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी की है। हमने जो भी वादा चुनाव के टाइम दिया था हमने पूरा किया है, हमारी पार्टी ने पूरा किया, राहुल जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है और आने वाले दिन में भी होगा। किसानों को 2000 रुपये नहीं चाहिए, किसानों को फसल के सही दाम चाहिए, किसानों को बिजली पानी चाहिए, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत प्रीमियम जो लिया जाता है तो उसको रिटर्न भी किया जाए, सही दाम चाहिए, गेहूं, गन्ना, कॉटन, मूंगफली, सब चीजों का। 2000 नहीं चाहिए। किसानों को लुभाइए मत, गुमराह मत कीजिए। रोहित मलिक जी ने हमें एक सवाल किया है, बेरोजगारी ने 45 सालों में रिकॉर्ड तोड़ दिया और भाजपा ने रोजगार देना तो दूर, पकोड़े बेचने और ऑटो चलाने वालों की संख्या में वृद्धि को ही रोजगार मान लिया। क्या कोई योजना नहीं है भाजपा के पास जिससे पढ़े लिखे व्यक्ति को उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिले? बिल्कुल नहीं। भाजपा के पास कोई नीति और कोई सिद्धांत नहीं है इस देश की विकास के लिए। भाजपा के पास कोई फॉर्मूला नहीं है इस देश की जनता के लिए। वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। भाजपा नीति और सिद्धांतों के साथ चलती तो आज देश मजबूत होता, लेकिन उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया है दोस्तों। ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं। कभी हमने टीवी चैनलों में यह डिबेट नहीं देखी कि फलाना फलाना इस देश के हित में हुआ हो, बिल्कुल नहीं।
मैं आज सब एक नौजवानों को एक चीज बताना चाहता हूं, आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी कोई सरकार का फैसला होता है तो वो भारत सरकार का फैसला होता है ना। मान लो कि कोई नई योजनाएं बनाई हो, जनता के हित में कोई फैसला लिया हो, लेकिन हमने 4.5 पौने 4 साल में क्या देखा? मोदी सरकार का ये फैसला, फलानी सरकार का ये फैसला, बिल्कुल नहीं, भारत सरकार का फैसला चाहिए अब। और राहुल जी ने यही कहा कि जनता की सरकार बनेगी और भारत सरकार बनेगी। और इसीलिए दोस्तों, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है राज्य में, लोग दुखी हो रहे हैं। रोजगारी का आंकड़ा सरकार के पास है नहीं, वो आंकड़ों की माया जाल इस तरह से बिछाई हुई है कि लोगों को गुमराह कर सके। और इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि हम नौजवान है ना, नौजवानों को ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। और मैं आप सभी को कहता हूं कि सोशल मीडिया, फेसबुक में हकीकत को बयां कीजिए। लोगों को सही चीज दिखाइए कि क्या क्या हकीकत है, रोजगार कहां पहुंचा, शिक्षा कहां तक है, IIT IIM में क्या क्या हुआ है, विश्वविद्यालयों में क्या क्या हुआ है, छोटे से छोटे स्कूल से लेकर कॉलेज तक क्या हुआ है। ये सवाल हमें सरकार से करने पड़ेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से हकीकत हमें लोगों के बीच ले जानी पड़ेगी। बेरोजगारी बढ़ रही है दोस्तों। मेरे देश का नौजवान अगर बेरोजगार रहेगा तो देश मजबूत कैसे बनेगा? राहुल जी ने कहा है कि हम रोजगार देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, हम बिल्कुल रोजगार देंगे। साक्षी करके एक बहन ने एक सवाल किया है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने का राहुल गांधी जी का प्रयास आधी आबादी के जीवन कितना बदलाव लाएगा। अभी 2 दिन पहले जब कुमारी शैलजा जी ने यहाँ पर एक फेसबुक लाइव में भी काफी अच्छी खुल के बात कही थी, खासतौर पर महिलाओं की आधी आबादी पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हर मोर्चे में प्रतिनिधित्व। और राहुल जी का यह प्रयास, कांग्रेस पार्टी का जो महिला विंग है वो भी धीरे धीरे काफी गांव-गांव जाके महिलाओं को आगे लाकर महिलाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सभी नौजवानों को कहता हूं कि अपने परिवार से हर एक महिला को हमें कांग्रेस पार्टी में मजबूत करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से इस देश में पुरुषों को प्राधान्य मिल रहा है, उनको आगे किया जा रहा है, उसी तरह हमें लगता है कि हमें हमारी बहन बेटियों को, हमारी पत्नियों को, हमारी माताओं को भी आगे करना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, जो राहुल जी का 33% महिलाओं पर आरक्षण देने का जो काम है, जो बात हुई है, उस पर ठीक से काम होगा, अच्छा काम होगा और महिलाओं को राजनीतिक तौर पर पूरे दिल से, ईमानदारी से प्रतिनिधित्व मिलेगा। दिनेश पुनिया जी ने हमें एक सवाल किया कि लगातार गुजरात में शिक्षा के निजीकरण को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही सवाल है दोस्त, मुझे अच्छा लगा इस सवाल पर। गुजरात में हर साल कम से कम 60-70 स्कूल कॉलेज को इजाजत मिलती है, जिसमें से मैं मानता हूं 95%, ये मान लो कि 99% प्राइवेट स्कूल और कॉलेज ही होते हैं। आप एक चीज देखिएगा, जितने भी युवा ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आपने कभी ये सुना कि देश के टॉप 10 विश्वविद्यालय में गुजरात की एक भी विश्वविद्यालय आई हो? यह है गुजरात का शिक्षा। एक भी विश्वविद्यालय टॉप 10 विश्वविद्यालय में कभी नहीं आई गुजरात में। गुजरात मॉडल है तो शिक्षा क्यों खत्म होती जा रही है? उस पर सवाल करने पड़ेंगे और आप भी करिए, मैं कर रहा हूं, आप भी सवाल कीजिए। गुजरात में पूरी तरह से शिक्षा खत्म हो गई है, पूरी तरह से निजीकरण शिक्षा का हो गया। और इसीलिए मैं गुजरात के नौजवानों के बीच में जाकर यही कह रहा हूं कि आप अपने हित के लिए तो सवाल कीजिए, और बड़ी ईमानदारी से सवाल भी आप हो रहे हैं। प्रिंस करके एक दोस्त ने हमें कहा है कि आपने गुजरात में पटेल समाज के युवाओं के हित में आवाज उठाई है, क्या आप देश के सभी युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे? जो आदमी जन्म लेता है तो वो अपने समाज का होता है। जब अपने समाज के हित के लिए वो बात करता है और जब उसमें वो सफलता प्राप्त करता है तो उस इंसान की, उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बन जाती है वो सबके लिए बात करे। और वो करने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं।
मैं करोड़ों युवाओं की, करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज बनना चाहता हूं, उनके लिए काम करना चाहता हूं। आप लोगों के साथ और सहयोग से इस देश को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। बिल्कुल हमारी लड़ाई सब लोगों के लिए है। जब तक समुदाय की बात थी हमने की, ईमानदारी से की, सत्य के मार्ग पर की। अब देश की बात है, देश को मजबूताई से काम करेंगे और उनकी पूरी ईमानदारी से, मजबूताई से पार्टी को मजबूत करने का पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। सौरव जायसवाल ने हमें एक सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी संपूर्ण समाज के विकास में, देश का विकास देखती है, आपकी क्या कार्य योजना है? मैंने एक बात कही है कि मैं चाहता हूं कि देश के हर एक परिवार से उनकी समस्या सुनी जाए, उन समस्याओं पर एक पूरा लंबा लिस्ट बनाया जाए, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बने ना, तो जितना हमसे हो सकता है उतनी समस्या का समाधान करें। मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं बस यही सोच के कि हमें जनता की सेवा करनी है और कैसे करनी है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि काफी अच्छा होगा। मैं घूम रहा हूं, मैं, आप और हम सब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के विचार एक दूसरे के पास रखेंगे, तो हर घर में हर एक चीज को समझेंगे और बिल्कुल अच्छा होगा। अदिल राजा ने हमें एक सवाल किया, देश तोड़ने वाली विचारधारा से देश को कैसे बचाएंगे एवं एकजुट करेंगे? सबसे पहला काम है जागरूक होना, भाजपा की गलत नीतियों का पर्दाफाश करना, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लड़ना। और मैं कांग्रेस पार्टी के सच्चे सेवक के नाते यह कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को पार्टी में जुड़ना पड़ेगा, मतलब उनको पार्टी में, पार्टी की विचारधारा के साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। 100% अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, लाजवाब होगा, शानदार होगा, जानदार होगा और देश मजबूत होगा। पंच निहाल सिंह करके हमारे एक साथी है, उन्होंने हमें सवाल किया है कि आज युवा बेरोजगार है, अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आई तो कैसे युवाओं के लिए काम करेंगे? हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि 2 करोड़ रोजगार दीजिए, हम ये नहीं कहेंगे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम ये कहेंगे कि हम सिस्टम खड़ी करेंगे। जितने भी देश के अंदर कंपनियां, उस कंपनियों को हम कहेंगे कि जल्द से जल्द आपके एरिया में रहने वाले युवाओं को रोजगार दिया जाए। युवाओं की समस्याओं को समझेंगे, हम गलत एक भी चीज जनता के पास नहीं जाने देंगे। जनता से पूछेंगे आपको क्या चाहिए। जनता ने तो नहीं कहा था कि हमें 15 लाख रुपए दीजिए, मोदी जी ने बोल दिया 15 लाख रुपए देंगे, अब दे तो नहीं रहे। हम झूठा एक भी वादा नहीं करेंगे, हम जो भी वादा करेंगे सत्य के साथ वादा करेंगे और जनता से पूछकर करेंगे कि क्या आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं पंजाब जाऊंगा तो पंजाबी ढाबे में बैठूंगा तो वहां मुझे पंजाबी खाना मिलेगा, गुजरात में आओगे तो गुजराती खाना मिलेगा। लेकिन नहीं, अगर गुजरात में कोई मेरा पंजाबी दोस्त आता है और उसको मैं यहां पर एक गुजराती ढाबे में भी अगर उसको मैं पंजाबी खिला दूं ना, तो आई एम बेस्ट। तो यही हम काम करेंगे कि एक दूसरे को क्या चाहिए वो हम पिरसेंगे, तब जाके हर एक परिवार मजबूत होगा। और आखिरी सवाल मेरे एक दोस्त क्वेश्चन अवतार ने किया कि एक युवा अपना पहला वोट राहुल गांधी जी को क्यों दे? अगर देश में ईमानदार नेतृत्व चाहते हो तो राहुल गांधी को वोट करें। अगर इस देश में संविधान ठीक से स्थापित करना चाहते हैं तो राहुल गांधी को वोट दे, कांग्रेस पार्टी को वोट दे। अगर युवाओं को आप अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को वोट दे। महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान चाहते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस को वोट दे। कुपोषित बच्चों की मौत नहीं चाहते आप, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वोट दे। एक ईमानदार परिवार को वोट दे, एक ईमानदार पार्टी को वोट दे जो युवाओं की सोचते हैं, जो किसानों की सोचते हैं, उस कांग्रेस पार्टी और उस राहुल गांधी को वोट दे।
जो कहते हैं कि अगर हम उद्योगपतियों के साथ ठीक से बात करते हैं तो गांव के किसानों के साथ भी ठीक से बात करनी चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। राहुल जी कहते हैं कि जिन्होंने राफेल के नाम पर सौदा करके जिन्होंने चोरी की है उसको सजा दिलवानी है, इसीलिए राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को इसीलिए वोट दें क्योंकि देश को मजबूत और बेहतरीन बनाना है। मैं सभी के सवालों के जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं इसलिए ये सारी चीज कह रहा हूं दोस्तों। जब मौका मिलेगा तो रूबरू बात करूंगा, जब मौका मिलेगा तो ठीक से बात करूंगा, लेकिन फेसबुक लाइव के माध्यम से भारतीय युवा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के इस फेसबुक पेज से जितनी भी मैंने बात कही है, कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता के नाते मैंने ये बात रखी है। हमें इस देश को मजबूत बनाना है। देश में हर एक व्यक्ति को इंसाफ दिलवाना है। इसीलिए दोस्तों आप सभी के बीच में मैं आया था। मैं पूरी इंडियन यूथ कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपने मुझे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का जो मुझे मौका दिया, एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक। इसलिए मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनकी टीम, सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों आखिरी में इतना ही कहूंगा, भाइयों बहनों, झूठ बोलने वाले को वोट मत करना। मेरा वोट कांग्रेस पार्टी को, आपका वोट भी कांग्रेस पार्टी को। आप दीजिए वोट, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और देश में खुशहाली वाला वातावरण बने। इसीलिए मैं आप सभी को इस लोकतंत्र के पर्व के लिए, 2019 के चुनाव के लिए, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग प्रकार के चुनाव है, अलग अलग फेस में चुनाव है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करें। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। जय हिंद, वंदे मातरम।